हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को यानी जो हमारे मानव विकास और ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे, अब उसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब आते हैं मानव विकास के स्तंभ। ठीक है, मानव विकास के स्तंभ वो 4 है। कितने हैं? 4 है। पहला है समता, उसके बाद सतत पोषणीयता, फिर उत्पादकता और फिर सशक्तिकरण। यानी कि 4 क्या है? मानव विकास के स्तंभ है। यानी कि इनके आधार पर यानी स्तंभ का अर्थ होता है पिलर्स, यानी जिसके आधार पर यानी मानव विकास टिका है, मानव विकास का आकलन किया जाता है। मनुष्य का यानी मानव का उसका विकास कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समता। समता का अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ से होता है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यानी किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कार्य में हो, यानी कि हर जगह में क्या होना चाहिए? समान यानी कि अवसर उपलब्ध होने चाहिए और लोगों की यानी वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए सभी के अवसरों तक। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यानी जैसे मान लीजिए कि क्या कह रहे हैं कि समता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है, कि भाई सभी के यानी समान, सभी लोगों को, ठीक है, कोई भी अवसर हो उसके यानी सभी व्यक्ति भाई पहुँच में होने चाहिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, जैसे शिक्षा है सभी आम लोग हैं, सभी लोगों को पहुँच में होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग एजुकेटेड हो पाएंगे, और एजुकेटेड होंगे तब कोर्सली क्या होगा? राष्ट्र प्रगति करेगा। और राष्ट्र के वास्तविक जो धन होते हैं वो जनधन यानी जनसंख्या ही होती है, पॉपुलेशन ही होती है। अगर पॉपुलेशन अच्छी है तो राष्ट्र अपने आप प्रगति करेगा। तो पॉपुलेशन में ही मान लीजिए कि कोई बीमारी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है या अशिक्षित लोग हैं, तो कहाँ प्रगति कर पाएगा? समझ रहे हो? अब जैसे यहाँ पे हम बात करें समता का से प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना है। पहुँच की व्यवस्था से आज मैंने आपको बताया कि सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए किसी भी क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि उसमें भेदभाव होना चाहिए कि ये महिला है ये औरत, यानी यही भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके साथ कास्ट जो होता है यानी जाति जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। धर्म यानी रिलीजियस जो होता है वो भी यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी ये उस धर्म का ये इसका ये कार्य नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं करके क्या करना चाहिए? हमें सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अब उसके बाद आते हैं सतत पोषणीयता। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। जो हमारे पास अवसर आए हैं उनमें क्या रहे? निरंतरता रहे। समझ लो, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि जैसे यानी कि हमें नेक्स्ट इन फ्यूचर को यानी प्लान करके भी हमें जिन भी संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमको संसाधन बचे रहे। ऐसा नहीं है कि उनका ज़्यादा दोहन कर दें और वो संसाधन समाप्त हो जाए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है इन फ्यूचर में यानी जो जनरेशन आएगी वो क्या कर जाए? उसके पास इन संसाधनों की कमी रह जाएगी। समझ लो, जैसे मैं आपको बताऊं जल है, समझ लो, जल वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 72 के समथिंग % कवर्ड है, लेकिन पीने योग्य उसमें कितना है? 2% है। तो इस प्रकार से हमें जल का बचाव करना चाहिए, कि उसको संरक्षित करना चाहिए। और यानी कि जो विधियाँ हैं हमारी, जो टाका है, जो बरसात जल एक्टिंग की विधियाँ हैं, इन विधियों के माध्यम से हमें भूमिगत जल का स्तर वो भी बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है, आने वाले जो जनरेशन है उसके सामने इसकी समस्या न आए। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं अभी संसाधन की। जैसे मान लीजिए कोई गर्ल्स स्कूल है या कॉलेज है, स्पेशल है, और वहाँ पे लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, तो क्या होगा? उनका विकास होगा। तो विकास होगा कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास में वो भी सहयोग करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपना नेक्स्ट आता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब प्रोडक्शन से, ठीक है। इसका अर्थ है कि मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों की क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि जब ये दो कार्य हो जाएंगे, भाई सभी को समान रूप से शिक्षा मिल जाएगी, सतत पोषणीयता हो जाएगी, यानी कि हम संसाधनों का ऐसा प्रयोग करने लग जाए कि सभी यानी कि पहुँच में होने चाहिए और इन फ्यूचर में उनको संरक्षित भी किया जा सके, यानी कि इतना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? भाई सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन जब बढ़ेगा यानी उत्पादकता तब बढ़ेगी किसी भी राष्ट्र की, जब वहाँ की जनसंख्या के पास यानी जो मानव श्रम है उसके पास यानी कि उसका जो कार्य है उसमें लोगों की क्षमताओं का विकास हो, कि कोई व्यक्ति किसी फील्ड में जाकर अच्छा कार्य कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में। तो उसके लिए यानी कि क्या हो कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, उसको यानी कि वो अवसर मिलने चाहिए जाने जिस क्षेत्र में वो कार्य करना चाहता है। और लोगों को यानी जब हम एजुकेटेड करेंगे और साथ में उनके स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देंगे तो ऑफकोर्सली क्या हो जाएगा? हमारा
जो उत्पादकता है उसमें निरंतर वृद्धि होती जाएगी। यानी कि वृद्धि रुकनी नहीं है, अभी बस वो यहाँ तक कंप्लीट नहीं, वृद्धि की जानी चाहिए। हर व्यक्ति में यानी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, कोई व्यक्ति किसी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो कोई व्यक्ति किसी सेक्टर में, ठीक है, कोई फील्ड में जा सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है। तो इस प्रकार से यानी कोई यानी हमारे प्रशासन में कोई किसी पद पर यानी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से लोगों की जो क्षमताएं हैं उनका निर्माण करें, उनकी स्किल को बढ़ावा करें और इनको स्किल को बढ़ा कर क्या करें, उत्पादन करवाएं उनसे अधिक से अधिक यानी प्रोडक्शन करवाएं। तो ये था मानव विकास का। उससे क्या होगा, अब तो ये व्यक्ति के पास रोजगार रहेगा और उसकी स्किल डेवलप होगी और उसके पास अच्छा रोजगार रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका विकास होगा मनुष्य का। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या होता है कि इसमें यानी कि मनुष्य इतना सशक्तिकरण होता है कि वो अपना स्वयं करने में यानी कि अपने डिसीजन स्वयं ले सके। समझ रहे हो, यानी किसी की दबाव में न हो, किसी के बर्डन से यानी कि फोर्स से कार्य न करे, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति बड़ी हुई स्वतंत्रता व क्षमता से आती है। समझ रहे हो। हम मान लीजिए व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रखी है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, प्रोडक्शन उत्पादकता बढ़ाने की कोई स्किल नहीं है, तो क्या वो काम में हो पाएगा, सशक्तिकरण क्या करेगा। समझ रहे हो, यानी कि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और उसकी क्षमता यानी जो होती है उसी से तो आएगी। अब जब व्यक्ति के पास यानी कि रोजगार होगा, उसके पास स्किल होगी, तो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा वो, यानी कि जो शक्ति है उसकी वो बढ़ेगी, अपने विकल्प चुनेगा, बेटर से बेटर जॉब में जाने की कोशिश करेगा, प्रमोशन मिलेंगे उसको, समझ रहे हो, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वो सब चीजें आती है जिसमें हमारे सशक्तिकरण में आती है। यानी सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि लोगों को अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके ऊपर यानी कोई फोर्स किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस सेक्टर में काम करना चाहता है उसमें करने दीजिए उसको, जो उसकी स्किल है। समझ लो, ऐसा नहीं है कि कल में आप ये बोलो सर मेरी स्किल तो IAS ऑफिसर बन गई लेकिन आपके पास तो जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन है वो तो है ही नहीं, तो आप कैसे बन सकते हो। यानी कि आप क्या करोगे वहाँ पे, आप वो तो है कि आप बढ़ सकते हो लेकिन जब आपके पास एजुकेशन ही नहीं है तो आप कर कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। समझ रहे हो इस चीज़ को। यानी कि विकल्प चुनने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए उसी क्षमता के अनुरूप। अगर मेरे पास मान लीजिए ग्रेजुएशन है, समझ रहे हो, और मैं यानी कि RS या IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। और जब यानी जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होता है, अगर मुझे कैपेबिलिटी होगी तो उसको फाइट करूँगा और मैं कर सकता हूँ। अगर मैं 12th क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद अगर मैं सोचूंगा IAS और RS ऑप्शन, तो इम्पॉसिबल चीज़ होगी, क्योंकि मेरे जो विकल्प है वहीं तक 12th तक की क्लास तक के यानी कि सीमित हो जाएंगे, उससे ऊपर मैं नहीं सोच सकता हूँ। तो क्या होगा, वहाँ पे विकल्प थोड़ी बड़ी, उत्पादकता थोड़ी बड़ी वहाँ पे मिली। समझ लो, तो इस प्रकार से यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम मानव विकास के उपागम। देखिए आगे, अब आते हैं हम मानव विकास के उपागम पे। ठीक है, मानव विकास के उपागम भी क्या है, पहला है आय का उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम, तीसरा है आधारभूत उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आय का उपागम। नाम से आपको पता चल रहा है मोस्टली इनकम से बात हो रही है, यानी कि आय उपागम करते हैं इनकम से। ठीक है, जिस व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी तो उसका विकास भी अच्छा होगा। समझ लो, ये सारी चीजें किस पे टिकी हुई हैं, पैसे पे टिकी हुई है, इनकम पे टिकी हुई है। जिस व्यक्ति की सैलरी या हम ये कहें तो उसकी इनकम या आय अच्छी होगी, अच्छी का मतलब सुपीरियर यानी अच्छे पैसे कमा लेते हैं पर मंथ, तो उसका यानी कि विकास सबसे अच्छा होगा, वो और डेवलप हो जाता है। ठीक है, यही बात ये करें कि यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है, यानी शुरुआत से ही आय उपागम भी मानव विकास में सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, आय मानव विकास को आय से जोड़कर देखा जाता है, यानी आय का अर्थ क्या है, इनकम से। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पर मंथ 10,000 कमाता है, एक व्यक्ति को, ठीक है, ये और बी व्यक्ति है वो यानी क्या करता है 50,000 कमाता है। अब विकास की गति से देखा जाए तो सबसे सुपीरियर कौन होगा, ये होगा इसमें से, क्योंकि ये इससे 5 गुना ज्यादा इनकम कर रहा है और 5 गुना ज्यादा इनकम करेगा तो इसका विकास ज्यादा होगा और बशर्ते इसका कम होगा। क्यों, क्योंकि पैसे इसके पास ज्यादा है।
और ज़्यादा है तो मूलभूत आवश्यकताओं के जो संसाधन होते हैं सारी इसकी पहुँच में आ जाते हैं, जबकि इसके पास कुछ संसाधन तक पहुँच पाते हैं, कुछ संसाधन इसको पहुँच से बाहर होते हैं। आ गए समझ में आय उपागम। अब उसके बाद आते हैं कल्याण उपागम। इस पे आते हैं कल्याण उपागम। ठीक है, यह उपागम मानव को, देखिए यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में, कल्याण का क्या होता है? कल्याण करना, हम कहते हैं कल्याण कर दो इसका, यानी किसी का सक्सेस या उद्धार कर देने प्रकार से। तो ये करेंगे लाभार्थी या जो लाभ लेने वाला है वो, अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के, यानी जो उससे जिन गतिविधियों से उसका विकास हो सकता है उन गतिविधियों के रूप में इसको देखा है। तो कल्याण कब होगा किसी व्यक्ति का? जैसे मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, और हम कहते हैं चलो इसको कुछ मदद कर देते हैं तो इसका कल्याण हो जाएगा बेचारे का, है ना, या हम कुछ जैसे इकोनॉमिकली इसको सहायता कर देते हैं ताकि ये अपना यानी कि कुछ कार्य कर सके। तो वहाँ पे क्या हुआ? उसका कल्याण हुआ, लाभार्थी था वो, और उसके विकास, भाई हमने जब उसको यानी कुछ पैसे दिए तभी तो वो विकास कर पाया। विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। आगे बात समझ कल्याण की। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय को देखता है, यानी उच्चतर ज्यादा सरकारी व्यय, यानी सरकार के द्वारा व्यय करना। भाई शिक्षा के ऊपर सरकार क्या करे? शिक्षा तक सभी लोगों को पहुंच कर अनिवार्य करे और सबको अच्छी शिक्षा दिलवाए, समझ रहे हो। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, जब यानी कि जिस राष्ट्र की जनसंख्या स्वस्थ होगी वो ही राष्ट्र प्रगति करेगा। वे स्वस्थ व्यक्ति होगा तभी तो कार्य करेगा। अगर व्यक्ति ही जनसंख्या अस्वस्थ होगी तो राष्ट्र विकास कैसे कर पाएगा, समझ लो। यानी कि मनुष्य का विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से अर्थ है कि उसके साथ में कोई भेदभाव होना चाहिए, वह अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक में हो, ठीक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, जाति का हो, ठीक है, लेकिन उसका यानी साथ में उसकी सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए, समझिए। उसके बाद सुख साधनों पर, और यानी कि जो उसको यानी कि प्रमुख जो संसाधन होते हैं यानी कि उसके जो मूलभूत उन तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, उसको सरकार व्यय करे। जैसे हमारी सरकार करती है, भाई गरीबों के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, ठीक है, जैसे अभी बीसीसी यानी जो नरेगा चल रहा था, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना थी, ठीक है। उसके बाद जो राशन कार्ड बीपीएल कार्ड वाले होते हैं, जैसे चावल गेहूँ दिए जाते हैं सस्ते दामों पर, तो सरकार क्या करती है? उनका कल्याण करने के लिए तो करती है कि कल्याण उपागम यही है कि सरकार उनके लिए क्या करती है, यानी कि उस पर सरकारी व्यवस्था कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या करे, उनके ऊपर ध्यान दे, उनको यानी कि उद्धार करने की कोशिश करे। जैसे हमारी शेड्यूल कास्ट आती है, एससी आती है, एसटी आती है, उसमें क्या करता है सरकार ने स्पेशल रिजर्वेशन दे रखा है कि भाई इनका यानी जितनी भी वैकेंसी निकलेगी या जो भी जो कार्य होता है उसमें 10% इनका रिजर्वेशन होगा, और उसमें सिर्फ वो ही व्यक्ति यानी कि उसी निम्न कैटेगरी के व्यक्ति लग सकते हैं। और उसके साथ साथ सरकार उनके उद्धार के लिए वृद्धा पेंशन आ गई हमारी, ठीक है, और बहुत सारी विधवा पेंशन हो गई, वो क्या करती है? कल्याण करने के लिए क्या करती है सरकार, यही उपागम वही कल्याण उपागम कहलाते हैं। आ गए समझे। अब आते हैं आधारभूत उपागम। आधारभूत, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आधारभूत का होता है निचले स्तर से, समझ गए, यानी कि इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया, इसको आधारभूत उपागम, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आधारभूत उपागम को किसने प्रस्तावित किया? 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं सम्मिलित की गई। कौन पूछती हुई 6 आवश्यकताएं? पहला था उन्होंने क्या? स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की। यानी कि ये क्या दिए गए? 6 यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकता है वो बताई गई कि जो श्रम यानी श्रमिक हैं उनके लिए ये चीजों की आवश्यकता यानी प्रबंध करना चाहिए। आधारभूत उपागम, क्योंकि आप देखते हो कि
हर व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति करोड़पति या अरबपति नहीं हो सकता, समझ रहे हो। यानी कि जो राष्ट्र चलता है वो निचले स्तर से चलता है, जो आधारभूत जनसंख्या होती है, जो श्रमिक होते हैं उनसे चलती है। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन है, कोई फैक्ट्री है, अगर उसमें श्रमिक ही नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से करेगा, वो आय कहाँ से कर सकता है, वो उत्पादन कहाँ से कर सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको श्रमिक चाहिए। और श्रमिक कौन से होंगे, निचले लोअर स्टेज के। लोअर स्टेज का अर्थ है कि कम पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो, या फिर कोई बेरोजगार व्यक्ति हो तो वो ही आएंगे श्रमिक के रूप में, या फिर उनके पास यार इतने इनकम के सोर्स नहीं है तो दूसरे का अधिकारी करेंगे, सरकार का अधीन करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो यानी कि आधारभूत हो जाते हैं। आधार हो गए, आधार का होता है जैसे हम मकान जब तैयार करते हैं तो नीचे एक नींव बढ़ते हैं, वो उस मकान का आधार होता है जिस पर यानी मकान टिका हुआ होता है। इसी प्रकार से राष्ट्र है, राष्ट्र है जो अपने श्रमिकों के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि मजदूरों ने ही काम करना बंद कर दिया, तो राष्ट्र विकसित कैसे होगा। तो उसके लिए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यानी कि ये प्रस्ताव पारित किया और इसमें 6 आवश्यकताएं यानी उन्होंने सम्मिलित की हैं। कौन कौन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास के कारण। एक तो उनका स्वास्थ्य, भाई सही कोई व्यक्ति सही रहेगा तभी तो कार्य कर सकता है। दूसरा शिक्षा, उनको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, उनके जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिले, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, उनके लिए जलापूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्थान पर ले जाकर बसा दें उनको कि जहाँ पे जल ही नहीं हो। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, गंदगी नहीं बनती है उनके पास, और साथ में उनको आवास भी मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना ऐसी प्रक्रियाएं चलाती है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिनमें यानी कोई फीस पे नहीं की जाती है। शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल है। भोजन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ने बहुत सारे अंत्योदय योजना है, जल योजना है, वो चला रखी है। इसके लिए जल के लिए चला रखी है गवर्नमेंट, यानी वाटर सप्लाई के लिए चलाती है। और स्वच्छता के लिए सरकार ने जगह जगह यानी आप शहरों में देखते हो कि कर्मचारी लगाए गए हैं साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आधारभूत उपागम होगा। उसमें आधारभूत यानी उपागम में जो श्रमिक संगठन होता है, जो श्रमिक होते हैं उनके लिए आधारभूत चीजें होती हैं, ये होनी नेसेसरी है, तभी उनका विकास हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन तो ये होगा कि आधारभूत उपागम को किसने प्रस्तावित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया। अब उसके बाद आ सकते हो वापिस को दोबारा से कि आधारभूत उपागम में न्यूनतम कितनी आवश्यकताएं थी, कौन कौन सी थी, तो 6 थी। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, ठीक है, ये 6 हो गए। यानी कि इस एक पॉइंट से आपके 2 क्वेश्चन या 3 घुमा फिरा के मैं वापिस भी इसको रिपीट कर सकता हूँ कि 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी आधारभूत उपागम की, जो भी पूछ सकता है, या कितनी उपागम की, किसने किया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसे प्रस्तावित किया मानव विकास के लिए, आधारभूत उपागम को किया। यानी इस प्रकार से घूम फिर के हमें यहीं से आने के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्षमता उपागम, कैपेबिलिटी। इस उपागम भाई हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है, हम पीछे भी बात कर चुके हैं। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे, स्तंभ पढ़ रहे थे, तब की बात नहीं समझ लो। तो इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। और आपको पता है जब हम लेसन स्टार्ट किया मानव विकास, तो इसके बारे में पढ़ चुके। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन थे, नोबेल पुरस्कार लेता है, भारत के अनेक अर्थशास्त्री, ठीक है। मानव विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तान के थे, और ये जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे ये बाद में इंक्लूड हुए इनके साथ जुड़े, ठीक है। पहले नाम उनका था, दोनों का नाम है कि दोनों है इसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि क्षमता उपागम पर यानी कि इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, इन्होंने प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो ये इनसे जुड़ा हुआ क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध किससे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। इन्होंने बात एक संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में जहाँ पे संसाधन है वहाँ पे पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना, यानी कि मनुष्य की कैपेबिलिटी को बढ़ाना, समझ रहे हो, यानी कि उसकी स्थिति को डेवलप करना, मनुष्य को डेवलप करना, ह्यूमन को, ये सब चीजें यानी कि मानव विकास की कुंजी है। अगर ये चीजें विकसित हो गई तो क्या हो जाएगा, मनुष्य ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा, यानी ह्यूमन है वो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्योंकि मान लिया अगर मनुष्य को एजुकेशन भी मिल गया, रोजगार भी मिल गया, और फिर वो ऑटोमेटिकली यानी क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे।
तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्षमता उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। आइए कह सकते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध मानव विकास में किससे या किस उपागम से? तो क्षमता उपागम से है। अब मोस्टली ये आपका यानी मानव विकास और ह्यूमन डेवलपमेंट था, ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से इसको देखना और समझना। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसमें से मैंने आपको बताया छोटे क्वेश्चन आए कुछ, और दो चीजें इसमें, एक मानव विकास का उपागम आपको समझना है, एक मानव विकास के स्तंभ समझने हैं। आपका 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आएगा। तो अफकोर्स आप यानी कि बहुत अच्छे से लर्न करोगे और अच्छे मार्क्स लोगे। थैंक यू।